नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आरबीआई और इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अभी चैप्टर ख़त्म किया था, उसके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज आज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लगभग 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं विद एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रोवाइड करवा दी थी। 5वीं क्लास हमने की थी आरबीआई एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो आज हम उसके एमसीक्यू टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। और हमने आपको जैसा कि पहले स्टार्टिंग से ही बोलते चल रहे हैं भाई, नोट्स अपने बनाते चले। नोट्स विदाउट नोट्स आपका काम नहीं होगा, क्योंकि नोट्स आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पार्ट है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीआई का जो जिक्र हुआ था वो 1926 में हुआ था, जॉन हिल्टन या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर। जो आरबीआई एक्ट बना था वो 1934 में बना था, लेकिन जो आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1935। जिस समय बना उसकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपए थी। इसका हेडक्वार्टर उस समय कलकत्ता था, ये आपको सब याद रखना है। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? आपको याद होना चाहिए कि जो आरबीआई की स्थापना है वो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी या फिर जॉन हिल्टन, इनके नाम पर हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मीन्स आरबीआई प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट हस्तक्षेप में कब आया? 100% गवर्नमेंट हस्तक्षेप। तो वो आया था 1 जनवरी 1949 को। जैसा कि आपको इससे पहले हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे, हम आपको दोबारा रिवाइज करवा देते हैं कि 1947 तक जो आरबीआई बैंक है उसने म्यांमार बर्मा के लिए भी काम किया था। 1947 से 48 तक कुछ समय के लिए इसने पाकिस्तान के लिए भी काम किया था। लेकिन 1 जनवरी 1949 को जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय यह 100% भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। जो आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? जैसा कि हमने बताया 1935 में जब यह बना था उस समय इसका कार्यालय कहाँ था? कलकत्ता। लेकिन बाद में कुछ समय बाद लगभग 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता से। कहाँ? तो इसी में पूछ रखा है वर्तमान का मुख्यालय कहाँ है, तो वर्तमान में कहाँ है? मुंबई। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आरबीआई को किस नाम से जाना जाता है? हमने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे आरबीआई के, आपको यदि याद ना हो तो। आरबीआई बैंकों का बैंक है, आरबीआई सरकार का बैंक है, आरबीआई सरकार का एजेंट है, सलाहकार है, आरबीआई मुद्रा जारी करता है 1 रुपये के नोट को और कॉइन्स को छोड़कर। जो आरबीआई की कुछ रिपोर्ट होती हैं जो पब्लिश होती है, करंट एंड फाइनेंस रिपोर्ट, ट्रेंड ऑफ बैंकिंग प्रोग्रेस इन इंडिया। तो इसमें पूछ रखा है आरबीआई को किस नाम से जाना जाता है? आरबीआई का जैसे कि आपको पता है कि बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमने एक लास्ट पॉइंट और पढ़ा था जिसके अंतर्गत हमने ये जाना था कि यदि कोई भी बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस के पास आता है, मीन्स उस समय जो हेल्प करने का कार्य करता है वो आरबीआई ही करता है। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो टाइगर और पाम ट्री है, बाघ और ताड़ का वृक्ष। ये आपको याद रखना है। जो मुद्रा बाजार है, मनी मार्केट है, उसका नियामक कौन है? जैसा कि आपको पता है कि जो मुद्रा बाजार है उसका जो नियामक है वो आरबीआई खुद है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्यों कहा जाता है? मीन्स जो अंतिम में ऋण देगा वो कौन है? आरबीआई है। तो इसी में पॉइंट दे रखा है, अंतिम ऋणदाता होने के कारण इसे लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। आरबीआई द्वारा 2 रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं, इनमें से आपने चेक करना कि कौन सी रिपोर्ट है। आरबीआई द्वारा एक रिपोर्ट तो जारी होती है ट्रेंड ऑफ बैंकिंग प्रोग्रेस इन इंडिया, दूसरी होती है करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट। तो इसमें ये ऑप्शन दे रखा है करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट। उसके बाद भारत की जो सबसे पहली औद्योगिक नीति आई थी वो किस वर्ष आई थी? हमने आपको तीनों 4 पॉइंट करवाए थे कि भारत की जो सबसे पहली औद्योगिक नीति है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी जो अंतिम के लिए मान्य गई थी,
तो सबसे पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। और ये याद रखना कि यह भारत की पहली औद्योगिक नीति थी जो 6 अप्रैल 1948 को लॉन्च हुई थी, जिस समय वित्त मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो ये 1948 इन्होंने दे भी रखा ऑप्शन में। उसके बाद 1956 की औद्योगिक नीति किस मॉडल पर आधारित थी? 1926 की जो नीति 56 की नीति थी वो समाजवादी के कार्यरित थी, लेकिन उसमें जो लॉन्च की थी वो पीसी महालोनोबिस, इसमें 3 इंडस्ट्री शामिल थी, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, जिसमें हथियार और गोला बारूद, ये सभी इसके अंतर्गत थी। इस समय क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर का हस्तक्षेप होता था, लेकिन जो लास्ट वाली आई 1991 में, जिसे एलपीजी के नाम से जाना गया, उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप न के बराबर हो गया। वहाँ से प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ। 1956 की औद्योगिक नीति में कितने उद्योगों को श्रेणी में बांटा गया था? हमने अभी आपको बताया कि 3 उद्योग थे, जिसमें रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा और आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, हथियार और गोला बारूद, ये सभी इसके अंतर्गत कार्यरत हैं। उसके बाद जो नई औद्योगिक नीति है एलपीजी, ये कब लागू हुई? जो एलपीजी है वो 1991 में लागू हुई, जहाँ से प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ। इससे पहले एक नीति कार्य करती थी, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, एलक्यूपी नीति, जिसमें सरकार को ज़्यादा महत्व था, लेकिन एलपीजी में सरकार के महत्व को कम कर दिया गया, जिसमें प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट पॉलिसियाँ स्टार्ट हुई। एलपीजी में फुल फॉर्म क्या क्या है? एल की फुल फॉर्म इन्होंने पूछ रखी है। एल की फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, जिसमें जो लाइसेंस देती थी गवर्नमेंट, वो लाइसेंस की जो प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया गया। इसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। इसमें 5 उद्योग उन्होंने छोड़ दिया था, बाकी सभी के लिए उन्होंने एंड ऑफ पॉलिसी रूल लागू कर दिया था, जिसके अंदर 5 उद्योग कौन कौन से आपको याद रखने हैं। पहला उद्योग है एल्कोहल एंड तम्बाकू, जो शराब और तम्बाकू होती है। दूसरे जो केमिकल्स होते हैं, जो हानिकारक रसायन होते हैं, जो मतलब फैक्ट्रियों में यूज होते हैं। तीसरा डिफेंस इक्विपमेंट, जो रक्षा उपकरण है वो। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, जो विस्फोटक हैं, औद्योगिक विस्फोटक, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ गिराने के काम आते हैं, या कोई मकान है, मीन्स जो ज़्यादातर किसी भी तरह से नुकसानदायक है पब्लिक के लिए। उसके बाद ड्रग्स, जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है। ये सभी 5 सेक्टर को छोड़ के बाकी सभी के लिए लाइसेंस को ख़त्म कर दिया था। उसी को उदारीकरण, लिबरलाइजेशन कहा गया है। 1991 की नीति का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य जैसा ही आपको अभी बताया कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन इसका कार्यरत था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य भी सरकार के लिए आरक्षित है? हमने 3 सेक्टर आपको बताए हैं, तो आप इसमें से देख के बताएंगे कौन सा ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे, परमाणु ऊर्जा और हथियार और गोला बारूद, तो परमाणु ऊर्जा इसमें दे रखा है। उसके बाद औद्योगिक नीति का संबंध किससे है? औद्योगिक नीति जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, सो उद्योग से संबंधित है। मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? जो मेक इन इंडिया अभियान है उसका उद्देश्य है कि घरेलू विनिर्माण करना, मीन्स डिपेंडेंसी हमने ख़त्म करनी है, हमें खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, खुद के लिए कार्यरत करना है, और उसका कंट्रीब्यूशन हमें जो देश की जीडीपी है उसके लिए देना है। तो जैसा कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो अपना भारत देश है उसने टारगेट कब तक का रखा है कि हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बनने का हमने टारगेट रखा है। आरबीआई किस प्रकार की संस्था है? तो आरबीआई एक वैधानिक संस्था है, ये आपको याद रखना है। ये आपके आंसर दे रखे हैं, आप इसको मैच कर सकते हो। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये हमारा पार्ट बी है, पार्ट सी टेस्ट सीरीज है। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? सबसे पहले तो आपको याद रखना कि आरबीआई की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो 1926 में हुई थी, रॉयल कमीशन की सिफारिश पर। 1934 में एक्ट बना, 1935 में स्थापना हुई, 37 में उसका हेडक्वार्टर स्थानांतरण हुआ और 49 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ।
जो आरबीआई की स्थापना है वो आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई थी। और जब ये 35 में बना उस समय इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, बाद में इसका स्थानांतरण करके मुंबई पहुंचाया गया और लगभग 14 साल बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। आरबीआई ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1935 से ही हो गई थी, लेकिन जो राष्ट्रीयकरण के बाद शुरुआत हुई थी वो 1 जनवरी 1949 से हुई थी। इसमें पूछ लिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, ये आपको याद रखना है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? टाइगर और पाम ट्री, ये आपको याद रखना है। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में जो नोट जारी करने का अधिकार है वो आरबीआई के पास है, लेकिन जो 1 रुपये का नोट है और सिक्के है वो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें वित्त सचिव जो हमारे सेक्रेटरी सर उनके साइन होते हैं। सिक्के कौन जारी करता है इन्होंने पूछ भी लिया कि भारत सरकार। 1 रुपये का नोट भारत सरकार। आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है कि बैंक में जब भी कोई वित्तीय संकट आता है तो यह बैंकों को ऋण देता है। हम ये पढ़ेंगे कि जो आरबीआई बैंकों को लोन देता है वो किस ब्याज दर पर देता है, जो हम बैंक से लेते हैं वो किस ब्याज दर पर देते हैं, हम जो बैंक को पैसा देते हैं वो किस इंटरेस्ट पे हम लेते हैं, और बैंक यदि आरबीआई को देता है तो वो किस % पर लेता है। ये पूरा डाटा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मुद्रा बाजार का नियामक कौन है? जो मुद्रा बाजार है, मनी मार्केट है, उसका नियामक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई किसका प्रतिनिधित्व आईएमएफ में करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आरबीआई है, आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, तो उसका प्रतिनिधित्व हमारी भारत सरकार करती है, ये आपको याद रखना है। आरबीआई एक संस्था है। आरबीआई किस प्रकार की संस्था है? तो हमने कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाए थे, उसी में से ये पूछ रखा है कि आरबीआई एक वैधानिक संस्था है, ये आपको याद रखना है। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी? जो सबसे पुरानी थी वो 1948 में आई थी, उसके बाद 56 में आई थी, उसके बाद 77 में आई थी, और जो अंतिम आई थी वो 1991 में आई थी, जिसके अंदर एलपीजी नीति शुरू हुई थी। उससे पहले एलक्यूपी नीति थी। इसके बारे में हमने प्रॉपर डिटेल्स आपको इससे पीछे वाली क्लास में दे रखी हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके वो वीडियो देखें। प्लेलिस्ट पे सारी वीडियो आपको उपलब्ध मिलेंगी। 1956 की औद्योगिक नीति किस पर आधारित थी? जो 1956 में हमने औद्योगिक नीति लाई वो समाजवादी ढांचा, मीन्स उस समय तक गवर्नमेंट का हस्तक्षेप था। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप लगभग 1991 तक था। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन इन्होंने कम्प्लीटली स्टार्ट कर दिया था, जिसमें लगभग 5 उद्योग इन्होंने अपने रिजर्व के लिए रखे थे और 3 ऐसे रखे थे जो लाइसेंस के बिना आपको नहीं मिलेंगे, जो परमानेंटली गवर्नमेंट के अधीन है। 1956 की औद्योगिक नीति में अनुसूची ए का संबंध किससे था? तो 1956 में जो औद्योगिक नीति थी उसमें अनुसूची ए का संबंध केवल गवर्नमेंट सेक्टर से था, केवल सरकारी क्षेत्र से था। लेकिन जो बाद में आई थी उसमें केवल निजी क्षेत्र था। यदि उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा भी तो बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। महालनोबिस किस मॉडल किस औद्योगिक नीति से जुड़ा है? तो ये मॉडल 1956 की जो औद्योगिक नीति आई थी उस मॉडल से संबंधित है। और उस समय आपको पता होना चाहिए कि लगभग हमने 3 पॉइंट आपको बताए थे कि 3 कैटेगरियाँ रिजर्व हैं जो क्लासिफाइड है, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और हथियार गोला बारूद। उसके अलग जो 17 सेक्टर हैं वो गवर्नमेंट के लिए परमानेंटली रिजर्व थे, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो फिलहाल रिजर्व है वो 5 हैं, एल्कोहल एंड तम्बाकू, ड्रग्स, उसके बाद जो एक्सप्लोजिव वो, डिफेंस इक्विपमेंट और ड्रग्स जो दवाइयाँ हैं, केमिकल्स, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई? ये 1991 में लागू हुई थी। एलपीजी की इन्होंने फुल फॉर्म दोबारा पूछ ली है। एल का मतलब लाइब्रेलाइजेशन, पी का मतलब
पी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन है, जिसके अंदर पहले क्या होता था, बाहरी जो विदेशी है उसमें निवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने जो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र था उसमें विनिवेश कर दिया। मतलब जिस जिस लोगों का पैसा आया हुआ था वो हमने पैसा वापस कर दिया, क्योंकि वो अब हम प्रॉपर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इंक्लूड करने वाले थे। ग्लोबलाइजेशन भी इसी में बता देते हैं। ग्लोबलाइजेशन में वैश्वीकरण होता है जिसके अंदर विश्व के अन्य देशों में हम लेन देन शुरू कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड को एक तरह से बढ़ाना इसका कार्य था। 1991 की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हमने पॉइंट आपको बार बार बताया है। 1991 की जो नीति थी उसका मुख्य उद्देश्य उदारीकरण था, लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन शुरू करना था और रोजगार पैदा करना था। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली लगभग समाप्त की गई। ये कब समाप्त हुई थी? ये 1991 में समाप्त हुई थी, जिसमें LQP का कार्यरत था, जिसमें लाइसेंस लागू था। लेकिन 1991 के बाद जब आया तो लाइसेंस खत्म कर दिया गया। निम्न में से कौन सा क्षेत्र आज भी सरकारी है? तो आपको पता है, हमने 3 सेक्टर बताए हैं, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और गोला बारूद। तो इसमें परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी का जिक्र इन्होंने दे रखा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद FDI नीति किसके अंतर्गत कार्य करती है? जो FDI नीति है वो उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग, इसके अंदर ये कार्यरत है। ये हम प्रॉपर जो आगे शेयर मार्केट की क्लास चलेगी उसमें हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है। RBI का लेखा वर्ष क्या होता है? पहले इसका लेखा वर्ष जुलाई से जून होता था, लेकिन अभी फिलहाल इसका लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद RBI का मुख्यालय शुरू में कहाँ था? कलकत्ता था। कब था? 1934 जब ये बना दो। ये लगभग आपको ये मान लो कि जब हमने इस सेक्टर की शुरुआत करी थी तो 1926 में की थी, एक्ट 34 में बना, स्थापना 35 में हुई, तो उस समय कलकत्ता था। 2 साल के बाद 37 में इसका स्थानांतरण मुंबई किया गया और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। RBI का लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसे कहा जाता है? क्योंकि ये अंतिम ऋण दाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस में सबसे ज़्यादा जो आखिरी ऑप्शन होता है वो RBI ही है। 1977 की औद्योगिक नीति में किस पर विशेष जोर दिया गया? तो आपको ये याद रखना कि जो 1977 में जो सबसे ज़्यादा जो हमने ध्यान रखा, ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि उसमें सबसे ज़्यादा हमने जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग, उस पर सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके अंदर जो उस समय सरकार थी वो जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई जी की। उसके बाद नई औद्योगिक नीति 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी थे। ये आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद ये हमारे इसके आंसर दे रखे हैं हमने। उसके बाद हम, जैसा कि आपको पता है कि हम हर बारी आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये टेस्ट सीरीज है और आपको पता है कि हर क्लास की हम मिक्स करके चलते हैं। जैसे पहली क्लास हुई उसमें सिर्फ पहली की थी, लेकिन दूसरी में हमने पहली की भी इंक्लूड करी, तीसरे में पहली दोनों की, चौथे में पहली तीनों की, अभी 5वीं क्लास में हम पहली चारों की और इसकी इकट्ठी टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना, बाद में आप अपने क्वेश्चन सेट लगा सकते हो या साथ साथ भी लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि इसमें हम मिक्सर देते हैं आपको, जो MCQ है किसी भी एग्जाम में आई हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो जैसे SSC, इंडियन आर्मी, ज़्यादातर इसके बैंकिंग वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे इसके अंतर हैं। जैसा पहला अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है वो किसने लिखी? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? प्रारंभिक क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है, ये आपको याद रहना चाहिए। द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो भारत में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन है, उसकी स्थापना कब हुई? उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? ये आपको पता, हम टेस्ट सीरीज मिक्सअप क्यों देते हैं कि आपको पुरानी क्लासेस का रिवीजन होता चले। यदि आप पुराना भूलते चले जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पुराना भी साथ साथ रिवाइज करवाना हमारा काम है, तो ये हम मिक्सअप करके चल रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? योजना आयोग को किसने
स्थापित किया? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका नाम किससे लिया गया? फुल फॉर्म क्या है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष कौन है? इसका प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो एनडीसी है उसका गठन कब हुआ? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका मुख्य कार्य क्या है? भारत की जो पहली औद्योगिक नीति है वो कब आई? जो 56 की औद्योगिक नीति किस पर आधारित थी? नई औद्योगिक नीति लागू कब हुई? एलपीजी में एल का अर्थ क्या है? पी का क्या है? जी का क्या है? औद्योगिक लाइसेंस जो प्रणाली थी वो खत्म कब हुई? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? जो नोट जारी करने का अधिकार है वो किसके पास है? जो सिक्के जारी करता है वो कौन करता है? 1 रुपए का नोट है वो जारी कौन करता है? जो 1 रुपए के नोट है उस पर साइन किसके होते हैं? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, उसका कारण क्या है? मुद्रा बाजार का नियामक कौन होता है? जो आरबीआई का मुख्यालय है वो कहाँ है? पंचकुला जो पंचवर्षीय योजना की अवधि वो कितने वर्ष की होती है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी थी? किस साल से किस साल तक की थी? इसमें जो हमने टारगेट रखा था वो कितने प्रतिशत का था? जिस समय पंचवर्षीय योजना खत्म हुई उस समय कौन सी योजना आई? उसका कार्यकाल कितने वर्ष का था? इसमें तो जैसे नाम से पता चल रहा है पंचवर्षीय, 5 वर्ष के लिए, लेकिन जो नीति आयोग है वो कितने वर्ष के लिए था? असंगठित क्षेत्र का उदाहरण क्या है? संगठित क्षेत्र का उदाहरण क्या है? जो आर्थिक नियोजन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में जो योजना आधारित अर्थव्यवस्था वो किस वर्ष शुरू हुई? आरबीआई का लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का क्या मतलब है? सेवा क्षेत्र का जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कब से हुआ? जो 1991 से पहले उस समय किसका योगदान सबसे अधिक था? ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आर्थिक विकास का मापन कैसे किया जाता है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? विश्व में इसके जनक कौन है? भारत में इसके जनक कौन है? भारत में एफडीआई नीति किसके अंतर्गत कार्य करती है? योजना आयोग का सचिवालय कहाँ है? पंचवर्षीय योजना की सिफारिश किसने की? नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? आरबीआई किसका बैंकर है? भारत में योजना प्रणाली किस देश से प्रेरित थी? ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले 2 पॉइंट में ही आपको ये पॉइंट क्लियर करवाया था कि किस देश से प्रणाली ली गई और कहाँ से हमने इसकी शुरुआत की। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य क्या था? भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसका मतलब क्या है? भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ये इसी में प्रश्न बन गया खुद में कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसका अर्थ क्या है? ये पॉइंट आपको बताना है। लास्ट में ये आपको हमने आंसर दे रखे हैं, आपको ये चेक करना है कि आपके कितने आंसर ठीक मिले हैं। हर बारी की तरह जैसा कि आपको पता है कि हम प्रॉपर जो नोट्स हैं वो आपको बनाने की हर बारी सलाह देते हैं। एमसीक्यू आपके यहीं पर करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके यहीं पर करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए अलग से प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो इससे अगली क्लास होगी वो आपकी मनी के ऊपर होगी भाई, मुद्रा और मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति। ये दोनों पॉइंट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि जो हमारे टीचर हमारे गुरुजी हैं वो एक बात कहते हैं कि जो टीचर का साथ है वो सिर्फ आपके सिलेबस तक है। टीचर का काम है कि सिर्फ सिलेबस करवाया, उसके बाद बच्चों का काम उसको पढ़ना, रिवीजन करना। लेकिन वो बच्चों का काम पढ़ना और रिवीजन करना कहाँ से होगा? नोट्स से। तो एक लाइन बड़ी प्यारी हमारे सर बोलते हैं हर बारी, टीचर का काम सिर्फ नोट्स मीन्स सिलेबस तक, लेकिन नोट्स का काम आपके सिलेक्शन तक। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। हमारे गुरुजी हर बारी इस पॉइंट को बताते हैं। हमने खुद अपने नोट्स बनाए हैं, हमने एक्स्ट्रा कहीं से कुछ ना कुछ डाटा लिया है जो हम आपको आज पढ़ा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। इकोनॉमिक्स आपका इस मंथ में हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो भी हम जिस भी सब्जेक्ट की स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। नोट्स बनाएं, एमसीक्यू करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, प्रॉपर टेस्ट सीरीज करें और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।